साथियों, स्टूडेंट साथी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग 67th बीपीएससी को लेकर के जो क्लासेज में करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाए गए उसे लेकर के मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में काम दे। बहुत कम दिन बचा है तो वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ भी बाद में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रश्न आता है उसमें संस्था आता है, तो G20 बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और अभी इस साल बहुत चर्चा में रहा है और आगे भी एक साल रहेगा। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। हाल में भारत G20 की अध्यक्षता संभाला है। जब प्रश्न बना था उस टाइम संभाला नहीं था, लेकिन दिसंबर से संभाल चुका है। ऐसे में भारत को एक देश के रूप में क्या संभावनाएं दिखती हैं? ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का ये संस्था है, वैश्विक स्तर की संस्था होने के बाद भी भारत अब अध्यक्षता कर रहा है, तो इसमें क्या इसको भी प्रॉफिट है, यानी कि क्या संभावनाएं हैं दिखती हैं। साथ ही वर्तमान में G20 के समक्ष क्या चुनौतियां? अब समय बदल चुका है। G20 का जब बना था, गठन हुआ था, तब चुनौती कुछ और था, सिर्फ आर्थिक आधार पर बना था। तो अब क्या है कि जब अब आगे बढ़ा है तो क्या है कि इसका चुनौती चेंज हो चुका है। आते हैं उत्तर पे। सबसे पहले देखते हैं संभावना और चुनौती। भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपके पूरे प्रश्न को यही व्याख्या देती है। तो देखते हैं, हाल में विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर जी ने जारी किया था, घोषणा किया था कि भारत वर्ष दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दिसंबर 2022, 1 दिसंबर से करने वाला है, डेट याद कर लीजिएगा। वैसे प्रीलिम्स में काम देगा 68 का, बट ऐसे दिसंबर 2022 भी लिख दीजिएगा तो काफ़ी होगा। साथ ही इंडोनेशिया में होने वाली G20 का जो शिखर सम्मेलन था हमारे प्रधानमंत्री नवंबर में गए थे, 16-17 नवंबर को हो रहा था। उसमें वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो ने भारत को इसकी अध्यक्षता दी। किसे दी थी? उस टाइम पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए अवसर के साथ साथ कोविड-19 और रूस यूक्रेन के साथ वैश्विक आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों में सभी देशों को एकीकृत करने जैसी चुनौती भी है। अब इस जो प्रश्न था कि संभावनाएं क्या हैं, ठीक है। संभावनाएं मैंने सबसे पहले दोनों चीज़, एक तो बहुत अच्छा है कि संभावना हम लोग का है कि G20 का अध्यक्षता मिला। हमने बता दी कि G20 की अध्यक्षता किसने दिया, और जो चुनौती है क्या क्या है आपको, कोविड-19 के बाद आ चुका है, रूस यूक्रेन युद्ध हो चुका है, उसके बाद वैश्विक आर्थिक संकट अभी चल रहा है, बहुत बड़ा संकट है। आपको भारत में नहीं दिख रहा, बट इटली में दिख चुका, श्रीलंका में दिख चुका, बहुत देशों में दिख चुका है। उसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौती भी मैंने ये आपको भूमिका में पूरे प्रश्न को डिस्क्राइब कर दिए शॉर्टकट में। अब जाते हैं इसका विश्लेषण करते हैं। जो मेन बॉडी होता है प्रश्न का भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूरा दिखा देता है। उसके बाद मेन बॉडी जो है, भूमिका में कुछ शब्द थोड़े से गलत भी थे, कुछ छूटे हुए थे। भारत आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता एक वर्ष के लिए ही मिलता है, संभालेगा। भारत को G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, भारत का बहुत बड़ा टैगलाइन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते इस बात को कहते हैं कि पूरी दुनिया क्या है, एक परिवार है। हमारे देश में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। क्या है ये आपका लोगो है। इसको बोलते हुए ये विषय पर आधारित होगी, ये थीम है हमारा, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। साथ ही G20 में यह पहली बार होगा कि 3 विकासशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील को ट्रोइका बनेगा, ठीक है। 3 विकासशील देश, पहला बार हो रहा है कि 3 विकासशील देश लगातार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जैसे अभी इंडोनेशिया कर रहा था, भारत अभी कर रहा है, इससे पहले इंडोनेशिया कर रहा था और अगला ब्राजील करेगा। तो जो 3 देश होते हैं, ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछला और आगे जो होने वाले अध्यक्षता होते हैं, वो जो अध्यक्ष होते हैं उसे ट्रोइका कहा जाता है। तीनों क्या होते हैं कि इस समन्वय दिखा करके कार्य करते हैं पर होगा। तो तीनों क्या है? विकासशील देश है
और ऐसा पहली बार हो रहा है। साथ ही भारत अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश को बुलाएगा, मिस्र को बुलाएगा, नीदरलैंड, ओमान, मॉरिशस, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। बहुत दिन पर वीडियो बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा इन चीज़ों को, धीरे धीरे आप लोग को। G20 दुनिया की प्रमुख, इसका आप सबसे पहले G20 है क्या ये देखते हैं। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। ये क्या है, आपको विकसित भी देश है जैसे अमेरिका है, आपको इसमें चीन भी है, आपको सारा देश है, और साथ में विकासशील भारत जैसा भी देश है। तो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ, EU जिसको बोला जाता है, यूरोपीय संघ में कई देश हैं वो शामिल है। यूरोपीय संघ किससे, आपको स्पेन शामिल नहीं है। यूरोपीय संघ से फ्रांस, जर्मनी और इटली अलग से शामिल है, मतलब यूरोपीय संघ के देश हैं उसके बाद भी खुद स्वतंत्र रूप से शामिल है। वही स्पेन सदस्य देश नहीं है बल्कि क्या है, ये अतिथि है, ये गेस्ट के रूप में आता है, भारत भी इसे इनवाइट करेगा। G20 के सदस्य देश निम्नलिखित है, देखते हैं कौन कौन है, नाम जरूर लिखिएगा अगर प्रश्न आ जाता है तो ये आपके आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, तुर्की है, ब्राज़ील, कनाडा, यूके, चीन, फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, दक्षिण अफ्रीका, भारत, जापान, USA, इंडोनेशिया, कोरिया रिपब्लिक एक साथ है, मैक्सिको, रूस और यूरोपीय संघ। तो देख सकते हैं कि बहुत सारा, अब विकसित देश भी आपको फ्रांस, जर्मनी, और उसके बाद आपको USA वगैरह भी है, विकासशील देश भी है आपको भारत है, इंडोनेशिया है, बहुत सारा है, इन सारे को आप याद कर लीजिएगा। G20 वैश्विक आर्थिक एजेंडा तैयार करता है। ये क्या करता है, जैसे हमारे देश में है कि जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं या वित्त आयोग है तो आर्थिक एजेंडा तैयार करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर भी, तो आप आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो वैश्विक स्तर पर भी एजेंडा तैयार करना है, तो एक मंच होना चाहिए ताकि सरकारी स्तर पर बात हो, तभी तो ये अंतर सरकारी मंच है। तो वैश्विक आर्थिक एजेंडा तैयार करता है, इसकी स्थापना बर्लिन में हुई थी। कब, 26 सितंबर 1999 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान हुई थी। 90 का जो दशक था, विश्व में कई देशों में आर्थिक संकट था, भारत में भी आया था, और वही LPG को लाया जो ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, तीनों को लाया। शुरुआत में इसका विषय मात्र आर्थिक था, स्टार्ट जब हुआ था आर्थिक संकट से हुआ, जैसे कि आप G20 का स्थापना जब हुआ था तो आर्थिक संकट था, तो आर्थिक संकट के बाद क्या था, शुरुआत में इसका जो विषय था सिर्फ अर्थव्यवस्था पे केंद्रित था, परंतु वैश्विक परिदृश्य में के बदलने के फलस्वरूप इसमें पर्यावरण आ गया है। आज के टाइम में पर्यावरण हर मंच पे ये बात हो रहा है, इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। COP26 कोप का जो बैठक हुआ वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपको आएगा। आपदा इत्यादि जैसे विषय भी जोड़े गए हैं। G20 G20 का कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है, जैसे सबका होता है अस्थाई सचिवालय, UN का है, हर एक संस्था का होता है, लेकिन G20 का क्या है, कोई भी अस्थाई सचिवालय नहीं है। अतः एजेंडा और कार्य समन्वय हेतु G20 प्रतिनिधियों द्वारा शेरपा की नियुक्ति करता है। शेरपा आप लोग नेपाल में पहाड़ी एरिया में बहुत देखते होंगे, जो लीड करता है ना, जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो जो लीड करता है उसको शेरपा कहा जाता है। तो जो एजेंडा होता है, G20 का कोई भी अस्थाई सचिवालय है नहीं, बना नहीं, तो उस टाइम पे ये जो G20 के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शेरपा का नियुक्ति होता है। हर देश अपने अपने तरफ से शेरपा नियुक्त करता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य
करता है। जैसे कि भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त होंगे, पहले पीयूष गोयल थे, पिछले जब इंडोनेशिया मीटिंग हो रहा था तब तक पीयूष गोयल थे, और वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत को आप लोग जानते होंगे, नीति आयोग के सीईओ थे पहले। तो वित्त मंत्री के साथ और केंद्रीय बैंक, जैसे इंडिया का बैंक है आरबीआई, अमेरिका का बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, सारा अपना अपना देश का जो, जैसे भारत में अगर शेरपा हैं अमिताभ कांत अभी हैं, तो अभी जो निर्मला सीतारमन हैं और अभी जो आरबीआई के हेड होंगे उनके साथ मिल करके ये क्या होंगे, कार्य करेंगे। भारत की ओर से वर्तमान शेरपा कौन है? अभी जब ये प्रश्न जिस टाइम पे क्लास में लिखवाया गया था पीयूष गोयल थे, लेकिन अब क्या है, अभी होने वाले हैं अमिताभ कांत होंगे। आप उत्तर में अपना बदल लीजिएगा। इसके साथ ही एक्सपर्ट ग्रुप का मीटिंग होता है, विदेश मंत्री आपको अलग अलग लगभग 200 मीटिंग्स होंगे इंडिया में। तो अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग चीज़ों में जो एक्सपर्ट होंगे फील्ड में, उनका मीटिंग होगा। विदेश मंत्री सभी देशों के मीटिंग करेंगे। वित्त मंत्री जैसे हर देश का वित्त मंत्री एक जगह मीटिंग करेंगे, हर देश के विदेश मंत्री अपने अपने स्तर पर मीटिंग करेंगे। और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के मध्य सम्मेलन होता है। इनमें सबसे प्रमुख होता है, क्या होता है, शिखर सम्मेलन, जो इंडोनेशिया में सभी देशों के प्रधानमंत्री गए थे। आपने देखा होगा हाल में बहुत अच्छा पिक्चर भी आया था प्रधानमंत्री मोदी का, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सब थे एक जगह, एक मंच पर मिले थे। तो वही शिखर सम्मेलन हो रहा था इंडोनेशिया में। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग होता है वो होता है शिखर सम्मेलन, जिसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री शामिल होकर वार्ता करते हैं। अब इंडोनेशिया में ही आपने देखा था हमारे प्रधानमंत्री गए थे। उससे पहले जो सारी मीटिंग्स होते हैं इसमें विदेश मंत्री अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स होते हैं, बट जो शिखर सम्मेलन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, विभिन्न देशों के क्या होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, जैसे कहीं राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ के जो बाइडेन गए हुए थे इंडोनेशिया, भारत से प्रधानमंत्री हमारे गए थे, चीन से गए हुए थे, हर देश से गए हुए थे, तो वार्ता करते। इस और रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है वो नहीं गए थे यहाँ। G20 का महत्व क्या है, अब देखते हैं, इसके महत्व पर आते हैं। G20 का महत्व है, यह विश्व जीडीपी का 80% है। वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका, अब देखिए आपको अमेरिका जैसी विश्व की अग्रणी जो अर्थव्यवस्था सबसे फर्स्ट नंबर पे वो है, चाइना भी है सेकंड नंबर वाला, भारत भी है, यूरोपियन देश भी हैं, सारे के सारे, जापान भी है। तो 80% जो जीडीपी होगा वो इसमें आता है। इसमें वैश्विक बाजार का 75%, परसेंट ऐसे मत लिखिएगा, आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो प्रतिशत ही लिखिएगा, इस तरीके का यूज करिएगा तो नंबर आपको कम मिलने की संभावना है। G20 देशों में वैश्विक जनसंख्या का कितना है, 60% शामिल है। अब बहुत बड़ा जनसंख्या, बहुत छोटे छोटे देश, बड़ा बड़ा देश है, तो इसमें जैसे भारत और चीन जैसे देश ही तो बहुत बड़ा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगे आते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, ये डेट याद रख लीजिएगा, जिसमें 200 सम्मेलन होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि विदेश मंत्री स्तर पे, वित्त मंत्री स्तर पे अपने अपने देशों के जो मेन बैंक है, अलग अलग स्तर का एक्सपर्ट भी होते हैं, जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग देशों के होते हैं एक्सपर्टीज, वो लोग भी मीटिंग करेंगे होंगे। इन सम्मेलनों में सबसे प्रमुख सम्मेलन कौन था, शिखर सम्मेलन, मैंने बताया था इंडोनेशिया में हाल में हुआ था, वो होगा 9 से 10 सितंबर को होगा 2023। आपको और 60वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी काम दे सकता है और अभी का मेंस में। नई दिल्ली में होगा, आयोजित किया जाएगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी। वैसे भी पहली बार भारत को अध्यक्षता मिल रहा है, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं वैसे भी मिलता, क्योंकि ये रोटेशन वाइज मिलता है, हर देश को अलग अलग टाइम पे मिलते रहता है। इसमें कौन कौन सा प्राथमिकता होगा जो भारत बोल रहा है, सतत व समावेशी विकास। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को लेकर के चले। आज विकास कर रहे हैं हम लोगों ने, पेड़ को काट दिया, नदी को इधर से उधर बर्बाद कर दिया, और अगली जो पीढ़ी आएगी उनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो समावेशी विकास भारत बहुत इस पे फोकस कर रहा है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आफ्टर कोविड या कोविड के बाद देखा गया है वर्ल्ड में
भुखमरी, ये सूचकांक में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इंडेक्स में ये भुखमरी, ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक भी आपको आ सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा स्थापित करना, जो खाद्य असुरक्षा फैल रही है तो उसको लेकर के ऐसा प्रणाली बनाना कि खाद्य सुरक्षा स्थापित हो। ऊर्जा सुरक्षा के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग को बढ़ाने पर बल देना। जो ऊर्जा सुरक्षा होगा, जैसे कि आपको जो बिजली हो या अलग अलग तरीके से ऊर्जाएं मिलती हैं, उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ऑलरेडी सोलर सिस्टम पे बहुत बल दे चुके हैं, लेकिन एक ग्रीन हाइड्रोजन नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बहुत नया, कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में है, तो इसके प्रयोग पर बल देना। ग्रीन इकोनॉमी बढ़ाना है, जो ऐसा इकोनॉमी हो जो पर्यावरण से आधारित हो। आईएमएफ में कोटा रिफॉर्म, आईएमएफ जो होता है उसमें कोटा, आपदा जोखिम, आर्थिक संकट जो है उससे निपटना, पूर्व व पश्चिम देशों के बीच में विवाद को भी सुलझाना। भारत के बीच जो है भारत है जो पूर्व व पश्चिम के देशों में मध्यस्थता का काम करेगा। अब देख लीजिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, तो रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा ही रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये आपको पश्चिमी देश हैं, अमेरिका और यूरोपीय देश लड़ रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से रूस है, तो रूस पूर्वी देश है, तो उसके बीच में भारत क्या करेगा, मध्यस्थता का कार्य भी कर सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा जो इंडोनेशिया में G20 का सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, उसमें रूस के राष्ट्रपति नहीं पहुँचे थे। यूएन में अस्थायी सदस्य था, ये ऑलरेडी भारत का बहुत बड़ा मांग है। भारत, ब्राज़ील, उधर से अफ्रीकी देश जो है आपको नाइजीरिया, ये सब मांग कर रहा है कि यूएन में अस्थायी सदस्य जो सदस्यता मिले। जो 5 अस्थायी सदस्य देश है उसमें हम लोग भी आए, क्योंकि हम लोग पहले जब यूएन का स्थापना हुआ था तो उस टाइम पे उसका अलग कॉन्सेप्ट था, वर्ल्ड में हम लोग उस लेवल पे नहीं थे, बट आज चेंज हो चुका है। स्वास्थ्य भी कोविड के दौरान हम लोगों ने देख लिया कि बहुत चरमरा है पूरे वर्ल्ड में। कृषि, खाद्य असुरक्षा, तो कृषि पर ध्यान देना होगा। शिक्षा में सुधार, भारत ऑलरेडी कर रहा है, इसमें आपको शिक्षा को लेकर के नीति ला चुका है। भारत को G20 की अध्यक्षता पहली बार मिली है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच में चक्रीय रूप से मिलता है, यानी कि रोटेशनल वाइज मिलता है। इस बार इस देश को मिला, अगले बार दूसरे देश को मिलेगा, की जाती है। अतः यह भारत के लिए अपने आप को एक वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली देश के रूप में बनाने का अवसर भी है। अब देखिए, ये हम लोग को वैसे भी अध्यक्षता कब मिलेगा पता नहीं, ऑलरेडी इसके स्थापना के इतने साल के बाद मिला है, तो अब अध्यक्षता मिला नहीं है, बहुत साल के बाद मिला, तो इंडिया के पास एक मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने आप को ग्लोबल लीडर बनने के लिए दिखाएं। 18वें G20 की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों और थीम और वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जो इस प्रकार है। लोगो जो जारी किया गया है उसमें सबसे पहले आपको आता है कमल का फूल है। मैंने नीचे फोटो भी, आप लोग भी बना लीजिएगा, अगर बनाना रहे तो बना लीजिएगा। कमल का फूल है उसमें, इसमें 7 पंखुड़ियां हैं, जैसे कमल का फूल रहता है आपको, तो कमल का फूल में आपको 7 ऐसे जो पंखुड़ियां होती हैं वो हैं, वो क्या दिखा रही है, 7 महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है और 7 महासागरों को दर्शाती है। साथ में क्या होता है, कोविड-19 के बाद जो है बहुत निराशा वैश्विक स्तर पे फैल गई थी, तो कमल क्या है, आपको कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में इतनी खराब परिस्थितियां में खिल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद जो आशा, होप का प्रतीक है ये कमल। यह सतत विकास को भी दर्शाता है। साथ में इसमें भारत का नक्शा भी है, जो मैं दिखाऊंगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, G20 का लोगो एक बार देख लीजिएगा। इसमें भारत का नक्शा मैप भी है, भारत को इसके प्रतिबद्ध दर्शाता है। जो आप अब आते हैं, इसमें थीम क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, अथवा एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। हमने देखा था कोविड जब आई थी तो पूरे वर्ल्ड में, एक देश को प्रभावित नहीं किया, पूरे वर्ल्ड को किया, तो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब एक धरती है तो पूरा का मतलब, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि एक धरती है तो एक परिवार हो गया, तो हमारा भविष्य भी एक है। जैसे कार्बन उत्सर्जन होता है, तो कार्बन उत्सर्जन जो है, जो विकसित देश है बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ी ना सिर्फ उन पर होता है, हमारे ऊपर भी होता है। हम कम उत्सर्जन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें ज़्यादा झेलना पड़ रहा है।
तो सबको एक साथ लेकर के कार्य करना, यह नहीं कि आप बड़े देश हैं तो आप कुछ भी कर लिए और उसका प्रभाव बाकी देश पर हो। अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है, लोगों यही आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और चाहे आप एग्जामिनेशन में कोशिश करिए 4-5 बार अपने रूम में या अपने टेबल पे बैठ करके इसे बनाने का, ताकि एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जी ऐसे लिखिएगा, 2 लिखिएगा और ये जो मैप है, मैप में ही इंडिया को ऐसे दर्शाएगा। ये है जो इंडिया है, ये आपको यहाँ पे इंडिया है मैप में दर्शाया गया। ये कमल का फूल है, 7 पंखुड़ी देख रहे होंगे। भारत 2030 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। वैसे भी भारत का जहाँ भी नाम लिखा रहता है उसमें इंडिया साथ में लिखा जाता है, आपको संविधान में भी पढ़ चुके होंगे। भारत अर्थात इंडिया ऐसे ही लिखा हुआ है। वेबसाइट जो है आपको है, याद कर लीजिएगा, वेबसाइट है #G20 इंडिया। G20 में अध्यक्षता के दौरान भारत को अवसर के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है पड़ सकता है, जो निम्नवत है। चुनौती क्या है? वैश्विक मुद्रास्फीति है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। आप देख लीजिए, आपको श्रीलंका में देखने को मिला, इटली में देखने को मिला, और ये छोटे छोटे देश है, बहुत सारे देश आर्थिक संकट जूझ रहे हैं। ओपनली नहीं बोल रहा है कोई भी देश, भारत इसे लड़ करके निकल रहा, वही बहुत बड़ा बात है। लगभग देश वर्ल्ड में अभी मुद्रास्फीति को झेल रहा। ऊर्जा संकट है, तभी तो हम सौर ऊर्जा पे धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हरित ग्रीन ऊर्जा पे जा रहे हैं। खाद्य असुरक्षा भी है, तो खाद्य सुरक्षा भी है। जलवायु एक बहुत बड़ा चुनौती है, अभी के टाइम में जलवायु सबसे इम्पॉर्टेंट में आ जा रहा है कई जगह। रूस यूक्रेन, खाद्य सुरक्षा को लेकर के आपने देखा भी श्रीलंका में जो हुआ था, 100% आपको जो किया गया कि आपको जो खाद्य, उसमें रासायनिक खाद्य का उपयोग नहीं होगा, उसका नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ा और खाद्य असुरक्षा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूर्व पश्चिम विवाद में सबको एक मंच पर लाना भी भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि आप इधर के भी देश, 2 देशों के बीच ऑलरेडी लड़ाई चल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि सार्क में सबसे बड़ा इशू होता है भारत और पाकिस्तान के बीच का लड़ाई होता है, तो जब भी होता है मीटिंग कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों देश आपस में वार्ता नहीं करना चाहते। तो भारत के पास क्या है कि भारत है जो रूस के भी नज़दीक है और बाकी पश्चिमी देशों के भी नज़दीक है, तो सबको एक मंच पर लाना, मतलब सारे दुश्मनों को जो अभी युद्ध कर रहे हैं एक जगह ला करके बात करवाना बहुत टफ है ये। उसके बाद भू राजनीतिक मतभेद भी आपस में बहुत सारे हैं, तो उसको लेकर के भी चुनौती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक मुद्रास्फीति के साथ साथ रूस यूक्रेन विवाद के बाद रूस तथा अमेरिका को एक मंच पर लाना है। इसके बाद कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य में विफलता को चुनौती के रूप में स्वीकारना होगा। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखा गया कि स्वास्थ्य, अमेरिका तक को झेलना पड़ गया था स्वास्थ्य में, उसने जो चुनौती देखा। भारत को नई वास्तविकताओं का जवाब देने के लिए G20 को स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए। साथ ही क्या है, लास्ट पेज है ना ये, ठीक है, अच्छा ये निष्कर्ष पे अब आ गया, लास्ट है आपको, ये निष्कर्ष है। भारत प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, मान लिए कि कोविड-19 है, सब एक मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन भारत के पास क्या है? पहले मैंने अवसर ये बता ही दिया था कि भारत के सामने क्या अवसर है, खुद को एक बड़े स्तर पे लाना, लेकिन चुनौती भी था, प्रश्न के अनुसार चुनौती भी बताना था, चुनौती भी बता दिया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। भारत को नई वास्तविकताओं का जवाब देने के लिए G20 को स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए। साथ ही भारत के लिए G20 की अध्यक्षता बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का एक अवसर है। जैसा देख रहे हैं धीरे धीरे ऑलरेडी कुछ जो ये बड़े बड़े देश हैं गुटबाजी करते हैं, तो बहुपक्षीय जो वार्ताएं हो रही हैं निराधार हो रही हैं, तो भारत के लिए एक मौका है कि बहुपक्षीय स्तर पर बातचीत को ये बढ़ावा दे, पुनर्जीवित करे। ऐसे में भारत को सतत व समावेशी विकास के साथ साथ अधिक पारदर्शी व्यापार पे भी ध्यान देना होगा। व्यापार जो हो रहा है पारदर्शी बहुत नहीं हो रहा है, तो उसको भी भारत, इस मंच पे भारत के पास एक मौका मिला है कि हम बताएं कि व्यापार को भी पारदर्शी बनाए। जैसे हम लोग का व्यापार घाटा चीन और अमेरिका के साथ बहुत होता है, तो या फिर श्रीलंका को भारत के साथ होता है। जब पारदर्शी होगा तो कोई इशू नहीं होगा, तो ये
आपको पूरा का पूरा प्रश्न का हम लोगों ने समीक्षा कर डाला। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न को देखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए स्टूडेंट साथी के साथ, ताकि आपका जो मुख्य परीक्षा रहे 67वीं का काफ़ी अच्छा जाए। हमारी पूरी टीम के साथ आप लोग को शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट साथी की तरफ से, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।